क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। 7 जून की शाम 5 बजे देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जता दिया कि आखिर वो राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं। विपक्ष और मीडिया के हमलों से घिरी सरकार को इस मुसीबत से निकलने का जिम्मा अपने कंधों पर लेते हुए मोदी ने घोषणाएं की। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की गई, जो ऐलान शायद गेम चेंजर साबित हो सकता है। 21 जून से सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी ने बताया कि पुरानी व्यवस्था राज्यों के कहने पर ही लागू की गई थी। वैक्सीनेशन अभियान केंद्र वापस अपने हाथ में लेगा। राज्यों के लिए वैक्सीन प्रोड्यूसर से मिलने वाला कुल वैक्सीन का 25% कोटा भी अब केंद्र सरकार ही लेगी। इस तरह केंद्र अब देश में कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदेगी और फिर राज्यों को मुफ्त बांटेगी। अब मोदी जी का यही भाषण, टीके की रफ्तार ही हमारी आज का चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रसाद गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की ओर से अल्पेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी ओर से डॉक्टर इरशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि मोदी जी ने बयान दिया कि अब मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी और राज्य सरकारों से जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कहीं ना कहीं वापस ले ली। सबसे पहले सुनते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। जी प्रशांत जी, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी ने तो बड़ा बयान दे दिया कि केंद्र सरकार अब जिम्मेदारी लेगी। मुझे लग रहा है कि जब से कोरोना आया और वैक्सीन इनोग्रेट हो गई, लॉन्च हो गई, उस दिन से जो आया तो इसमें नया क्या है? पहले फ्री, फिर चार्जेबल, फिर स्टेट क्या करेगी, सेंटर कैसे अलॉटमेंट करती है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस हमने बहुत देखे। कुछ स्टेट ने तो कुछ बनाने वाले को धमकियाँ भी दे दी। उसके त्रास से हमारे जो वैक्सीन प्रोड्यूसर है वो देश छोड़ के चले गए। इसमें कुछ नया नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ पॉलिसी मैटर और ये पॉलिसी आज की नहीं, पहले दिन से बननी चाहिए। पॉलिसी में हर घड़ी इतना चेंज, हर 15 दिन में, हर महीने में प्रधानमंत्री जी को आना पड़ता है, मीडिया के सामने बोलना पड़ता है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि अब ऐसा समय आ चुका है कि प्रधानमंत्री जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि 7 साल में उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बल्कि मनमोहन सिंह हो या वाजपेयी जी हो, उन्होंने एक रेगुलर इंटरवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जाती थी, 2 वे होता था। इससे क्या होता है, प्रधानमंत्री जी एक तरफा बोलते हैं तो हमको भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मीडिया को क्वेश्चंस होते हैं, जनता को जो क्वेश्चन होते हैं उनकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आज की बात भी, क्योंकि हमने बिहार में इलेक्शन में बोला था, मतलब सवाल से बचते हैं या डरते हैं वो मुझे पता नहीं है। आज की तारीख में मतलब हमने देखा, बिहार के इलेक्शन में बोला था कि वैक्सीन फ्री दी जाएगी, बंगाल में बोला था वैक्सीन फ्री दी जाएगी। तो वो फ्री कब, मतलब तब क्या चार्जेबल था? तभी चार्जेबल तो नहीं था, हम तो फ्री में दे रहे हैं जी। अभी हमारे पास एजेंडा नहीं, हमको उसके ऊपर एक्टिविटी करना है कि जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा 100% वैक्सीनेटेड लोग कैसे हो जाए। जो हमारा जो भी मैप आ रहा है या रोड मैप जो बन रहा है, आज की तारीख में हमको मिनिमम 250 करोड़ की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है अगर पूरे कंट्री को देना है, जिसके सामने हम आज के दिन जो बैठे हैं अप्रोक्सीमेट 24 करोड़, 23.43 करोड़ आज के दिन में, जिसमें 18.9 करोड़ फर्स्ट डोज
और 4.53 करोड़ सेकंड डोज, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उसके सामने गुजरात में आज के दिन में 1.89 CR। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, फ्री दो, चार्जेबल दो, चार्ज में चार्ज कम करो, हमको वैक्सीनेशन ज्यादा के लिए डोज कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ 2 ही कंपनियां हमारे लिए वैक्सीन बना रही है, 9 आने वाली है, टोटल 9 कंपनी बनाएगी, 7 ब्रांड बनेगी। जो उनका जो पूरा डोज का टाइम टेबल 2 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखो तो दिसंबर तक भी अपने पास ऐसा कोई चारा नहीं दिख रहा है कि 100% जनता वैक्सीनेटेड हो। तो प्राइस पॉलिसी कैसे बढ़ानी है वो सब देखना पड़ेगा। और आज की मैंने जो बोला 253 CR का डोज सबको मिल जाएगा बिफोर सितंबर, मतलब इन बिटवीन अगस्त टू नवंबर, ऐसा तो नीति आयोग ने 3 महीने पहले बोल दिया था, लेकिन कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था। तो हमको उसको बूस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, और केंद्र करेगा, स्टेट करेगा। ये पॉलिसी मैटर में मैं ऐसा मान रहा हूं इतना फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, और स्टेट को ऐसे पावर्स जो अगर दिए गए थे तो स्टेट ने उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया प्रॉपरली। अगर स्टेट को इतना डोज मिल रहा था तो आज की तारीख में स्टेट, हर एक स्टेट डिक्लेयर करे कितने डोज मिले, कहां से मिले, और स्टेट भी उसमें कंफ्यूज था, कभी प्राइवेट में दे रही थी, कभी गवर्नमेंट में दे रही थी, कभी ड्राइव थ्रू के उसके हिसाब से दे रही थी। तो क्या स्टेट के पास वो पॉलिसी, ये नेशनल मतलब वर्ल्ड का पेंडेमिक है, नेशनली एक्सेप्टेड है, तो नेशन ही, सेंटर ही इसको ड्राइव करे। जी आपकी ओर आना चाहूंगी शैलेश जी। यहाँ पर यह भी बोला गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि नवी गाइडलाइन डिसाइड की जाएगी और उसके हिसाब से वैक्सीनेशन कराया जाएगा। सबसे पहले सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। यानी इसका मतलब ये समझे शैलेश जी कि पुरानी जो गाइडलाइन थी वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुई, इसीलिए अब नई गाइडलाइन लाई जाएगी। शैलेश जी आप म्यूट लग रहे हो। शैलेश जी को हम सुन नहीं पा रहे। हेलो बाबा जा रही है जी। मैं पहले तो के न्यूज को अभिनंदन दूंगा कि वैक्सीनेशन के बारे में डिबेट की है। मैं कहना चाहूंगा कि आज तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है, और आज जो नरेंद्र भाई ने बोला है उसमें भी ज्यादातर जो बात अभी प्रशांत भाई ने की कि 250 करोड़ लोग वैक्सीन चाहिए, तो 250 करोड़ से भी ज्यादा 260 करोड़ वैक्सीन की तैयारी की है, और जो नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं वो सब करते हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि ये बोले कि अगले 2 सप्ताह में केंद्र ने तो तैयारी कर ही ली है, सभी राज्यों को भी बोला है कि आप भी तैयारी कर लो, और वैक्सीन सभी लोगों को, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, मध्यम वर्ग में हो, सामान्य वर्ग में हो, या कोई भी हो, सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। और जो भ्रम फैलाने वाले नई गाइडलाइन वाली बात समझ में नहीं आई शैलेश जी, नई गाइडलाइन वाली बात समझ में नहीं आई। नई गाइडलाइन कुछ नहीं है इसमें। मैं बोल रहा हूँ ना, नरेंद्र भाई को मैंने क्या बात कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी, अभी आपने भी सुना, वो बोल रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर डिसाइड करेगी। नहीं वही है, मगर उसने कुछ इंक्लूड किया है, मोदी जी ने इंक्लूड करके बोला है कि अब जो वैक्सीन है वो केंद्र ही सब वैक्सीन। अच्छा, वैसे 2 डोज के बीच में के संख्या तो नहीं बन जाएगी ना, अभी दिन तो नहीं बढ़ जाएंगे ना नई गाइडलाइन के मुताबिक। जैसे वो पहले 28 दिन था, उसके बाद 45 हुआ, फिर 84 हुआ, 84, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है ना नई गाइडलाइन में। 2 सप्ताह में सबको तैयारी करनी है, 2 सप्ताह में ही ये वैक्सीनेशन पूरा शुरू हो जाएगा। अभी हमारे गुजरात की बात करूं तो गुजरात में पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू है। गांव-गांव में मैंने भी, मेरे तहसील अमरेली है, उसके जो गांव है मोटा आंकड़िया, उसमें ही गांव में ही सरकारी केंद्र पर तो रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है, गुजरात के गांव-गांव की बात कर रहे हो, वैक्सीनेशन पहुंच गई है।
वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे गुजरात के गांव में पहुंच लोग गया तो है। बोल रहे हैं इसका मतलब रजिस्ट्रेशन सभी नहीं हो रहा, स्टेट के गांव में स्लॉट पहुंच नहीं गया मिल है। रहे, और वो जो प्राइवेट अस्पताल वाली थी वो सरकारी केंद्र से ज्यादा अच्छा कर रही थी, ऐसा भी लोगों ने बोला, जिन लोगों के पास पैसे सरकारी हैं। केंद्र से कोई ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। सरकारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन केंद्र है, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर है, वो सभी से अच्छा काम करती है और सब लोग वहां जाके मुफ्त में, यानी कि बिना बिना रकम के, बिना दाम के वहां पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और सभी का वैक्सीनेशन होगा। जी, अल्पेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर स्पष्ट बोला गया कि राज्य सरकार को अब खर्च नहीं उठाना होगा। सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा था मोदी जी ने। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। क्या कहना चाहोगे अल्पेश जी? पहले 25% रखा गया था, पर कहीं ना कहीं हर राज्य से कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन के लिए शिकायत आ रही थी, या तो फिर राज्य सरकार कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाई, या केंद्र के साथ उनका कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ था। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने अब फिर से एक बार खुद के हाथ में ले लिया है और वो स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को खर्च नहीं उठाना होगा। क्या कहना चाहोगे इस पर? 22 में कई स्टेट से चुनाव आ रहे हैं जी, और कई स्टेट में प्रॉब्लम ये हो गया मोदी जी को कि मोदी जी का फोटो हटा दिया सर्टिफिकेट पे। जी, इसलिए बाबा जी जा चुके हैं। जी। सबसे पहले यानी बात, आपको लगता है कि फोटो ना हटे इसीलिए वैक्सीन मुफ्त में हो? हाँ, ये फोटोग्राफी वाली राजनीति जो है ना, अब सारी जगह कैंप लगेंगे, फोटोग्राफी होगी। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन भारत देश में ये एक नहीं 1000 अलग अलग प्रकार की वैक्सीनेशन अलग अलग रोग के लिए भारत आजाद होने के बाद आई है। यहाँ पर विश्लेषक बैठे हैं, वो भी बताए। और आज तक सरकारों ने मुफ्त में ही वैक्सीनेशन की है, चाहे वो पोलियो हो या अलग अलग कोई भी वैक्सीनेशन। अगर ऐसी आपदा आती है तो संवैधानिक तौर पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, उन्हें वैक्सीनेशन करना, उनके लिए काम करना, ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनकी जिम्मेदारी। इन्होंने थाली बजवाई, ताली बजवाई, दिए जलाए, ये अंधश्रद्धा किसने फैलाई थी? इन्होंने कहा था कितने दिनों में कोरोना भाग जाएगा, किसने कहा था? यही प्रधानमंत्री जी है। ये सारी चीज होने के बाद बंगाल में चुनाव में वैक्सीन का प्रचार करते हैं, गुजरात में भी प्रचार होता है, अंधश्रद्धा यही फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और इल्जाम लोगों पर लगाते हैं। 1000 दाम इन्होंने ही रखा, किसी ने तो कहा नहीं था। और आज भी कह रहे वैक्सीनेशन। आनंद के पास बड़ौदा है, आनंद और आसपास के जिले बड़ौदा में जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। यहाँ स्लॉट नहीं मिलता है। मैं जिस स्लॉट के लिए 10 दिन से हमारी पीएचडी में ट्राई कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का करवाते हैं वो आसपास में जहाँ भी शाम को 6 बजे से 7 बजे तक अलग अलग गांव की पीएचडी का लिस्ट लेकर बैठना पड़ता है। जिसके किस्मत में होगा उसको वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी पोजीशन आज भी है जी। वैक्सीनेशन की तैयारी नहीं है, वैक्सीनेशन का पूरा फोटो नहीं था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, हजारों लोग मर चुके, ना किसी को कोई व्यवस्था दे चुके। इन सारी जगह पर केंद्र सरकार जब फेलियर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राज्यों को हाई कोर्ट ने कहा है, मीडिया जानती है, कान पकड़कर सुन वैक्सीनेशन कितनी है, किस तरह से दे रहे हैं, आपका मेल क्या है। सरकार जब पकड़ी गई, इमेज जब जाने लगी, सत्ता जब खोने का डर आया और सर्टिफिकेट पर से फोटो हटने लगा, तो मोदी जी जाग चुके हैं और फिर से राजनीति रस्सीकरण पे शुरू हो चुकी है। ये सीधी बात है। जी,
आपकी और आना चाहूंगी जी, अल्पेश जी, मैं आपकी और भी लौटूंगी जी, आपकी और भी लौटूंगी मैं फिर से, सरकार आपकी और भी को लौटूंगी लौटूंगी करना जी। डॉक्टर ईशान जी, आपसे सवाल यही रहेगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बोला गया कि किसी भी वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, और उसके साथ उन्होंने तुरंत बाद ये भी कह दिया कि अगर किसी को मुफ्त में नहीं लेनी है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। जी, अब क्या कहना चाहोगे ईशान जी? देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीन पॉलिसी जो तीसरी आई, उसके पहले मैं थोड़ा सा उसकी पूर्व भूमिका रखना चाहूंगा। पहली जब वैक्सीन पॉलिसी आई थी उस वक्त तो यही था कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दिया जाए, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको दिया जाए। उस फैसले में किसी को एतराज नहीं है, अच्छी बात है। कोरोना में सभी को, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो लोग, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी पार्टी उसका समर्थन करेगी कि उनको जरूरत है। लेकिन उस वक्त कुछ डर का माहौल था। कुछ नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा ऐसा बयान दिए, हम क्यों बीजेपी की वैक्सीन लगवाएं, और जिस तरीके से कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के इस तरीके से बयान आए, समाजवादी पार्टी के नेता के बयान आए, उस प्रकार के लोगों के दिमाग में भी एक संशय था, नई चीज थी, एक डर था, और उस डर को हवा देने का काम कुछ राजनीतिक पार्टियों ने किया। लेकिन उसके बाद जो दूसरा वेव आया, दूसरे वेव में जिस तरीके से हड़बड़ी मच गई, जिस तरीके से लोगों की जाने गई, उस तरीके से इसमें ऐसा लगा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक अच्छे से पॉलिसी में इसमें मदद करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने उस वक्त ऐसा कहा कि 45 साल की आयु के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देनी जाएगी। लेकिन उसमें भी जब ऐसा हुआ, जब डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं था। अभी परिस्थिति अलग है। उस बार उन्होंने तीसरी पॉलिसी उन्होंने दायर की, राज्यों से बात की। उसमें भी ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उसमें से मोदी जी ही बोले, किसी को उनकी वक्तव्य रखने का मौका भी नहीं मिला। उसमें भी मोदी जी ने अपना एक बार दिया कि 18 से 45 साल की आयु में जो भी वैक्सीन चाहिए उसमें 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी। उसमें राज्यों को इस तरीके से व्यवस्था करनी होगी, केंद्र को इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने सिर्फ टीवी में आके बयान दे दिया, लेकिन उस वक्त पे डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बिल्कुल कम था। इसलिए कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य की प्रजा के लिए वैक्सीन मांगेगा, उसमें या तो अरविंद केजरीवाल जी हो, या तो ममता बनर्जी हो, या तो विजय भाई रूपानी हो, या तो कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री हो, वो अपने राज्य की प्रजा के लिए वैक्सीन मांगेगा, जो कि हकीकत है और वो मांगना ही चाहिए। लेकिन जब वैक्सीन की कमी पड़ गई, उनको भी एहसास हुआ केंद्र सरकार को कि ये गड़बड़ है। केंद्र ने अपनी फेलियर, जो पॉलिसी फेलियर है, उसका सिरा केंद्र सरकार की बदले राज्य सरकारों पे फोड़ना शुरू किया। लेकिन उसमें भी कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पे भी उनको नुकसान हुआ। इसमें मैं आम आदमी पार्टी के नाते, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर होने के नाते ऐसा मैं बिल्कुल कहूंगा कि सही में एक सुशिक्षित ईमानदार राजनीति को फॉलो सही में करना चाहिए, और मुख्यमंत्री सुशिक्षित ईमानदार होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले केंद्र के पास डिमांड रखी थी कि इसमें इतने लोग दिल्ली में जरूरी है, इसमें इतने लोगों की वैक्सीन की कमी है। आप इस तरीके से कैसे वैक्सीन पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता किस राज्य को किस प्रकार का किस तरह के डोजेस चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी का सूचन था। दूसरा सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल जी का सूचन था कि क्या होगा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, तब टैंक कोई बनाएगा, तब बॉम्ब की व्यवस्था किसी को करनी होगी। इस प्रकार के बयान में ऐसा बीजेपी ने तो राजनीति माहौल दे दिया था कि अरविंद जी कैसी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उनका सही में यही अच्छी टकोर थी कि भैया आप इस तरीके से वैक्सीन का अलग अलग बाइफरकेशन करेंगे, इसमें सेंट्रलाइज वे नहीं होगा, तो वैक्सीन किसको कितनी मिली, कहां पे मिली। और यहां पे तो आज के दिव्य भास्कर में भी और कई अखबारों में भी है कि मौत के आंकड़ों में भी जो अगर उनका पूरी तरह से मौत के आंकड़े बदल दिए जा सकते हैं, तो वैक्सीन के आंकड़ों के साथ रमत होनी बहुत ही लाजमी है। तो हम जब दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम जब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई भी ऐसा बोलेंगे और हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन इंटरनेशनल अप्रूव्ड है, कौन सी वैक्सीन नहीं है, अगर किसी को इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो कौन सी वैक्सीन चलेगी, नहीं चलेगी, ये सारे मामलों के ऊपर वैक्सीन पॉलिसी
पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटली फेलियर थी। उसको टक्कर देने का काम, उनको सुझाव देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ये सारी बातें सुन सकते हैं। उससे मोदी जी को एहसास हुआ, और ऊपर से जिस तरीके से डैमेज परिस्थिति हो गई थी, राशन का भी माहौल बना था, उसके बारे में हम लोग शायद बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना था नरेंद्र मोदी जी को डैमेज कंट्रोल बहुत जरूरी हो गया था। और उसमें उन्होंने, ठीक है, और इन्होंने अभी जो निर्णय लिया है कि केंद्र को ही वैक्सीन कराना है, केंद्र मुहैया कराएगा, अच्छी बात है, अच्छा ही होना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन इसकी टकोर, इसकी सूचना अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान करता हूं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा, सुचारू और राजनीति, जिसको ईमानदार राजनीति बोलते हैं, उस प्रकार से व्यवस्था करने की। और कोविन एप्लीकेशन की भी खामियां हैं, उसमें भी दिल्ली की टीम ने केंद्र के साथ मिलकर काम किया। जिस तरीके से दिल्ली के कुछ जोन को उन्होंने ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के अंदर रखा, जो मोदी जी ने अपने सुझाव में भी बोला था, हमने कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट रखा था, उसमें भी जो खामियां बढ़कर आई, उसमें भी जो भी अच्छे निर्णय आया, उसका आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी की जो भी सूचना दी उसका स्वागत किया। दोनों ने मिलकर काम किया, और यही नतीजा है कि आज के दिन में अभी वैक्सीन की पॉलिसी में फेरबदल करना बहुत ही उचित हो गया, लाजमी हो गया। आपकी ओर आना चाहूंगी प्रशांत जी। यहाँ पर यह भी बोला गया था कि प्राइवेट अस्पताल को जो 25% मिल रहा है, उसमें मोदी जी ने ये तय कर दिया कि महत्तम जो सर्विस चार्ज है वो 150 रुपए लिए जाएंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा था। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। जी प्रशांत जी, यहाँ पर स्पष्ट कहा कि अधिकतम जो प्राइस है वो 150 रुपये सर्विस चार्ज लिए जाएगी, निर्धारित जो वैक्सीन की कीमत है उसके साथ, और इसकी निगरानी का जिम्मा रहेगा राज्य सरकार का। क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को कंट्रोल किया, लेकिन उसके लिए सरकार को प्राइस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। ओपनली कर दो कि हम हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल, हर एक प्राइवेट सेंटर या ड्राइव थ्रू के जितने भी स्पोर्ट होंगे वहां पर एक्स प्राइस से सरकार देगी। पहले वो प्राइस ओपन कर दो। 150 रुपये ठीक है, हमको इतना पता चला कि मुझे जितने में भी ये वैक्सीन लगने वाली है अगर प्राइवेट में, तो 150 रुपये वो सर्विस चार्ज है। लेकिन सरकार उसको क्या प्राइस पे देती है, उसकी ट्रांसफर प्राइस जो बोलते हैं, वो सरकार को डिक्लेयर करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंटली। अभी तो साहब ने ही बोल दिया है। और कहीं ये ड्राइव थ्रू में ये जो चला था कि प्राइस लेते 1000 रुपया लेते, तब किसी ने बोला था, शायद सेल्बी हॉस्पिटल ने बोला था कि हमको 750 रुपये में सरकार ये वैक्सीनेशन दे रही है। तो अगर प्राइवेट में 750, बहुत टाइम पहले ऐसा बोला गया था कि फर्स्ट डोज 150 रुपये में और सेकंड डोज 250 रुपये में। तो ये जो भी डोज गवर्नमेंट को जितने में भी आती हो अपने मैन्युफैक्चरर से, गवर्नमेंट कितने में लेती है, टैक्सेशन तो हमको इसमें भी मतलब ऑलमोस्ट जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि ये पेंडेमिक है। तो वो सब करने के बाद सरकार को घर में कितने में पड़ती है, सरकार प्राइवेट को कितने में देती है, वो चार्ज एक बार ओपनली, इसी तरह जिस तरीके से प्रधानमंत्री आके इतना अच्छा बोल लेते हैं कि सबको फ्री, प्राइवेट में इतना। अभी आज की तारीख में मैं आपको आंकड़ों पे वापस आ जाता हूं, जितने को भी मिलता है, मैंने जो बोला हमको 200 से 250 करोड़ पूरे देश में चाहिए। मुझे मेरे गुजरात की चिंता है। गुजरात में 4.5 करोड़ की जनता है, वोटर्स है इसलिए मैं बोल रहा हूं। 6.5 करोड़ जनता है, 4.5 करोड़ वोटर्स जो 18+ वाले हैं, उनको देना है मेरे को 2 डोज। आज की तारीख में 1.89 लेके बैठे हैं। पूरे गुजरात में टोटल 2225 सेंटर ओपन किए हैं जहां से हमको वैक्सीनेशन मिल रही है। अगर इस स्लॉट से जाना चाहते हैं, जिस तरीके से एक सेंटर में 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, कहीं पर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किसी को स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो 100 के एवरेज से अगर मैं मान के चलूं और मेरे जो रिमेनिंग, क्योंकि फर्स्ट डोज काफ़ी लोग ने लिए, दोनों डोज काफ़ी लोग ने ले लिए हैं, 40 लाख से मतलब 43.54 ऐसे है जिन्होंने 2 डोज ले लिए आज की तारीख में। तो जिसको सेकंड डोज बाकी है, जिसको फर्स्ट डोज बाकी है, ये पेस से अगर हम चलते हैं तो मिनिमम 6 महीना, क्योंकि मैं दिन का 100 का एवरेज गिनता हूं एक सेंटर पे, तो मिनिमम 6 महीना आज से लगेगा। हम जून में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी ने और बाकी सब लोगों ने बोल दिया कि 31 दिसंबर से पहले पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए।
तो ये पेस कैसे बढ़ाए उसकी चिंता करिए। प्राइसिंग अच्छी बात है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि प्राइसिंग भी ठीक है, 150 रुपया नहीं, वैक्सीन अगर फ्री कर रहे हो तो फिर ऐसा ओपन कर लो कि सिर्फ 150 रुपया ही देना है। वैक्सीन तो फ्री है, सरकार से लो कि प्राइवेट से लो, तो अगर जो 1000 रुपया मेरे को बाहर देना पड़ता है वो कल से 150 रुपया हो जाना चाहिए। मैं ऐसा इंटरप्रेट करता हूं प्रधानमंत्री जी की बात से, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ सर्विस चार्ज देना है, रसी तो सरकार फ्री में दे रही है, मुझे दे या हॉस्पिटल को दे, तो मैं इसको ऐसा मान के चलूं कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से 150 रुपए में वैक्सीनेशन लेना है जी। ऐसा ही इंटरप्रेट मैं करता हूं, और इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दे सरकार कि यही मेरा मानना सही है कि गलत है, क्योंकि अगर मैं 1000 रुपया तो सरकार उसको प्राइवेट में दे कि सिटीजन को दे, वो भी मुफ्त में दे। प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ फैसिलिटेट करती है उसको बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, उसको मतलब एक्सीलरेट करने के लिए। तो अगर एक्सीलरेट कराना है हर जगह पर हमको ये ओपन करना, जिस तरीके से डोम बनाया, जिस तरीके से हमने प्राइवेट लैब को आरटीपीसीआर और टेस्टिंग की परमिशन दी, उसी तरह सरकार उनको भी फ्री में दे डोज, सभी जो भी दी वैक्सीन सब प्राइवेट को फ्री में दे, और प्राइवेट वाले सिर्फ 150 रुपया चार्ज करके सबको देना शुरू कर दे। मैं ऐसा मानता हूं कि कल से अगर मुझे प्राइवेट में लेना है तो 150 रुपए में मिलनी चाहिए जी। शैलेश जी आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर मोदी जी ये भी बता रहे थे वैक्सीनेशन की रफ्तार की, वो कुछ बात कर रहे थे, ऐसा भी बोल रहे थे कि विकसित देशों से हम काफी तेज है। पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। जी शैलेश जी, यानी कि क्या हम अभी भी विकसित देशों से काफी आगे तेज है, यानी हम कई देशों से, आपका क्या मानना है शैलेश जी? यहाँ पर जो मोदी जी बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे या क्या बोल रहे थे? विकसित देशों से डेवलप देश जो है, डेवलप कंट्री है, उनसे हम आगे हैं। इसलिए ब्राजील देखो, अमेरिका देखो और इंडिया देखो, ये जो इंडिया का अभी का आज मैं 24 आवर्स का आपको बताऊं तो 1.01 लाख नए केसेस आए हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीनेशन हुआ, इसीलिए नए केसेस। पर शैलेश जी, यानी आप भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोल रहे थे कि हम आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहती हूँ, आप गौर से देखिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ही ऑथोराइज साइट के आंकड़े हैं जो पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री के आंकड़े वो प्रस्तुत करती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया कहाँ पर है ग्राफ में, सबसे नीचे आप देख सकते हो इंडिया 0.21%, ये 7 डेज का एवरेज का है। आप देख सकते हो साफ तौर पर 0.21। आप देख लो ऊपर कितनी कंट्री। आप ब्राजील की बात कर रहे थे, ब्राजील हमारे से आगे है, यूनाइटेड स्टेट हमारे से आगे, यूनाइटेड किंगडम हमारे से आगे। आप क्यों भ्रम में रख रहे हो? मैं डेटा दिखा रही हूँ आपको ग्राफ के साथ, देखिए ध्यान से देखिए। आज की बात की थी मोदी जी ने, आपको ऐसा हो फिर से मैं मोदी जी ने क्या कहा था वो आपने बोला, मैंने आपसे पूछा, आपने ही ब्राजील का नाम लिया था, आपने अमेरिका का नाम लिया था। मेरे पास उसमें ब्राजील और अमेरिका इंडिया से कहीं पीछे है जी। नहीं, मैं आपको ऐसा हो तो मैं आपको दूसरा ग्राफ भी दिखा दूं जी। क्या ये बात बीजेपी कर रहे हो? वाले आंकड़े हैं सर, आपके आंकड़े गलत होते हैं, यानी ये शैलेश भाई ये बीजेपी वाले आंकड़े हैं, ये साइट ये कमलम से आए हुए आंकड़े हैं। क्या आंकड़े आप बता रहे हो? आपके पास जो आंकड़े हैं वो कमलम वाले आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है शैलेश जी, साइट पे से लिए हुए हैं, आज ही के आंकड़े हैं, ऑथोराइज साइट है वर्ल्ड की, माननीय साइट है, गलत नहीं हो सकता, मगर जी डेटा है पूरे कंट्री के। पर मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला? तकलीफ इसी से है कि आप कुछ भी बोलोगे आप और हम मान लेंगे।
करेंगे? अभी 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 देखो वैक्सीनेशन में भी हम आगे हैं, 23 करोड़ से ज्यादा। अभी भी बात कर रहे हो वैक्सीनेशन 3% में है शैलेश भाई। दिखाना चाहूंगी 0.21% है सर, 3% है। आप देख लो कहाँ पर है हम, और फुल्ली अगर आप बात करो तो वो 3.3% है। कहाँ पर जिए हो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड? 3.3%। ये दूसरा डेटा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3.3%। इंडिया सबसे नीचे देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए आप, ये मिलियन दिखाते हो लेकिन ये वाला डेटा नहीं दिखाते। यहाँ पर इंडिया 3.3%, और ऊपर देख लो कितनी कंट्री है। ये जो डार्क ग्रीन में आप देख रहे हो इस साइड, वो आंकड़े, ये ऑफिशियल साइट के आंकड़े, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वर्ल्ड बोल रहा है, WHO की वेबसाइट से वेबसाइट है ये ऑथोराइज। नहीं आ रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई ने ऐसा बोला है कि हमारी जो वैक्सीनेशन के बारे में जो काम है वो सबसे अच्छा है। क्या बात कर रहे हो आप शैलेश जी? भी अच्छा है, मगर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो गुजरात के 18+ है अभी प्रशांत जी बोल रहे अब आप गुजरात पर आ गए। अगर पूरे देश में 3.3% है तो गुजरात कहाँ पर आएगा, सोच लीजिए आप। सर गुजरात में मौत के आंकड़ों में भी रमत हुई है। आंकड़े देख रहे हो आप, गुजरात में 1.2 करोड़ से ज्यादा, यानी 1 करोड़ 86,64,245 इतना है। देख लीजिए आप, मैं वेबसाइट से ही निकाला है, मगर ये थोड़े कम बोले 1.89 करोड़, थोड़े कम बोले आप कमलम से कम बोल रहे हो सर। आज के दिन का आप अमेरिका को कहाँ दिखा रहे थे? ध्यान से बयान दीजिए आप। आप कहाँ से आंकड़े लाए थे? आप ब्राजील को वो करा, ये देखिए सारे ग्राफ में ब्राजील ऊपर है, अमेरिका ऊपर है, ये देखिए। वहाँ संक्रमित भी ज्यादा हुए हैं लोग अमेरिका में, और अमेरिका में संक्रमित भी ज्यादा हुए हैं, और ब्राजील में भी संक्रमित ज्यादा हुए हैं, और कई डेवलप जो कंट्री है उनसे हमारी जो इंडिया की जो काम करने की परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल नहीं, 0.21%। अगर एवरेज निकाला जाए, वो भी अभी आज का ही डेटा है 0.21%। 0.21% हम अभी भी नीचे है एवरेज में वैक्सीनेशन में। इसीलिए जी डॉक्टर ईशान जी भी अपना मत रखना चाहते हैं। जी डॉक्टर ईशान जी मैं आप सबकी ओर आऊंगी। जी देखिए हमारी जो वैक्सीन है दोनों हमारी इंडिया की है, और इंडिया की जो वैक्सीन है और दूसरे देशों से पर शैलेश जी आप वैक्सीन बोल रहे हो, लेकिन मिलेगी कब? अच्छी बात है। जो मानना है जलपा जी, वो वैक्सीनेशन का मामला है। वैक्सीनेशन में सभी राज्यों को मुफ्त में देंगे, और प्राइवेट वाले जो है उसको सर्विस चार्ज। तो अभी तक क्या कर रहे थे? ये तो अभी घोषणा हुई, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक चुनाव के प्रचार कर रहे थे। नहीं, अभी वैक्सीनेशन पूरे भारत में, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ ना 2 महीने पहले। क्या बात कर रहे हो? टीका उत्सव आपका विफल गया, उसके बाद अब टीका जीत का लेकर आए हो आप, जबकि अब जीते हुए है ही नहीं। शुरू होगा तब आएंगे ना। अभी नरेंद्र भाई मोदी ने बोला है 75% जो रकम है वो केंद्र सरकार देगी, और 25% राज्यों को देना था। बाद में अभी मुफ्त में ही सभी राज्यों को देते हैं। फिर भी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उसको जो बड़े लोग हैं वो वहाँ पे उनको तकलीफ न पहुंचे, इसीलिए प्राइवेट में भी। अच्छा, यानी बड़े लोगों का आपको ख्याल है, लेकिन जो छोटे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उनका ख्याल नहीं है आपको? अगर हम इतने पीछे हैं तो किस हिसाब से हम 25% दे सकते हैं प्राइवेट अस्पताल को? मुद्दा ये भी है। डॉक्टर ईशान जी क्या कहना चाहोगे? शैलेश भाई का पूर्णतः एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह अपनी डैमेज हुई उसको छुपाने का निरर्थक प्रयास था। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की। जो आंकड़े बता रहे हैं वो भारत को कहाँ पे छोड़ते हैं, और जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने टेलीविज़न के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं, उनका सही में इस तरीके का कोई भी प्रवचन भारत का नाम ही दुनिया में थोड़ा सा काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि, और ये जिस तरीके से हमने मुफ्त वैक्सीन का नारा लगा रहे हैं, शुरुआत में
उन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 और 1,500 करोड़ उनका वैक्सीन डेवलपमेंट फंड के तौर पे उन्होंने पेमेंट किया है। अब तक केंद्र सरकार ने कभी भी वैक्सीन के पीछे एकदम से कोई भी इतना फंडिंग बड़ा किया नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने अप्रैल में जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने बोला था कि हम केंद्र की तरफ से राज्यों को लोन या ग्रांट के तौर पे 35,000 करोड़ रुपए देंगे। अब 35,000 करोड़ को आप 260 करोड़ डोज से डिवाइड कीजिए तो उसका आंकड़ा कम से कम कुल मिला के वहां पे बैठता है आपका 134 से 140-50 रुपए के आसपास। जिस तरीके से वैक्सीन की एक प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी, वैक्सीन का किस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक की तरफ से उनको वैक्सीन कितने रुपए में दी जाएगी, उस प्रकार से राज्यों के ऊपर उन लोगों ने इस तरीके से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन दिया नहीं है। वो 35,000 करोड़ वैसे भी पड़े ही है। वो तो केंद्र सरकार का फर्ज बनता है, किसी भी जिस सरकार की जिसकी भी पार्टी की सरकार है उसकी ये फर्ज बनती है कि उनको ये जो पैसे हैं वो जनता के कार्य में उपयोग में लेना है। तो काहे की मुफ्त वैक्सीन? जिस तरीके से जनता का पैसा है, जनता के लिए पैसा रिजर्व किया गया है, तो वो पैसा खर्च करना ही चाहिए, इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से शैलेश जी बोल रहे हैं, तो इसमें जिस तरीके से वैक्सीन के आंकड़ों के ऊपर भी मायाजाल फैलाया जा रहा है। हमने इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, लेकिन गुजरात में ही बनासकांठा विस्तार में, जामनगर विस्तार में कितने वैक्सीन के डोज वेस्ट हो रहे हैं, ये किस तरीके से आप विजय रूपाणी जी से पूछेंगे? जिस तरीके से माहौल पूरा एक भ्रामक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी से हमें यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में सेंट्रलाइज वैक्सीन का जिस तरीके से अगर कहीं पे फेलियर होता है, वो तो यहाँ पे मोस्टली ऐसा ही लग रहा है जैसे कि गुजरात की बात करें यहाँ पे। और दूसरा, मोदी जी ने और उसके पहले भी जब भी वो बोला था कि दिसंबर तक सारी वैक्सीन आएगी, अभी जून चल रहा है जी। तो जून से दिसंबर तक कोरोना के कारण जिस तरीके से, यानी कि मोदी जी भी बोल रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, घातक होगी और हमें प्रिपेयर रहना है। जहां की विकसित देशों में जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, ब्रिटेन अनलॉक हो गया, फ्रांस अनलॉक हो गया, कि हम आगे है चल रहे हैं। हम कैसे आगे हैं? हम अनलॉक के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हम पब्लिक को सब एक भरोसे के सहारे छोड़ रहे हैं, ना कि कोई ठोस प्लान के सहारे। जी प्रशांत जी, आपका क्या मानना है यहाँ पर? जिस तरीके से मोदी जी बोल रहे थे कि हम तो विकसित देशों से भी काफी तेज है, जबकि आंकड़े तो इसको सरासर झूठ साबित कर रहे हैं। विकसित देशों से तेजी है ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन आप परसेंटेज में आप कंपेयर कर लो, नहीं तो देखिए बाहर की अगर वैक्सीनेशन जो बोल रहे थे कि आज वैक्सीनेशन का जो मसला है उसमें तो 0.21 दिखा रहा है और बाकी सब काफी आगे है। और मोदी जी ने ही गर्व लिया था कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन हमने ही सबसे पहले ढूंढी। अगर वो सारे फैक्टर अगर काउंट कर लिए जाए, जैसे पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स पावर भी तो ज्यादा होना चाहिए। आज की तारीख में इंडिया में जितने लोगों को मिल चुकी है 23 CR जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ की तो पॉपुलेशन ही उतनी होती है, बाकी की सब कंट्रीज में इससे भी कम होती है। बट फिर भी चलो, हमारे वहाँ मैंने बोला ना कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, आज तक जो लोगों के पास पहुंचा, और उसमें भी शॉर्टेज, ये जो किल्लत हम बोल रहे हैं, वो किल्लत इतनी क्यों आ रही है मुझे पता नहीं। मतलब ठीक है, और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास ही नहीं था, हमको पता है हमको 250 करोड़ चाहिए, तो हम लोगों को बांटने लगे थे। तो बांटने का मतलब कुछ पता नहीं चला क्यों हम ऐसा कर रहे थे। हाँ, जिस कंट्रीज को हो चुके हैं और हम वहां के वहां ही रह गए, और हमने इतना बांट दिया कि वो देश ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हो चुका। अगर उसका 10%, 20%, 50% भी हमारे देश में रहता तो आज ये आंकड़ा ऊपर होता। आज ये आंकड़ा ऊपर होता, और अगर आंकड़ा ऊपर होता तो ये सेकंड वेव जो घातक हुआ इतना नहीं होता। ये पहले ही ध्यान में रखने की चीज थी कि दिवाली के टाइम के बाद, अगर मतलब फरवरी मार्च तक हमने कम से कम, मैं बोल सकता हूँ कम से कम 5 से 10 करोड़ का, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, बट इतना डोज हमने ऑलरेडी डोनेट कर दिया और बाकी कंट्रीज को, और वो भी वो कंट्रीज को जहां जो हमको मतलब जिसको हम यहाँ पर दुश्मन मान के वोट बैंक क्रिएट करते हैं। तो जो हमारी वोट बैंक है उसको हम नहीं देना चाहते हैं, और जिसकी सीढ़ी बना के वोट बैंक बना रहे हैं उसको हम भेज रहे हैं। काफी सारी कंट्रीज को हमने भेजा, तब इसका भी हमने गर्व लिया था कि हमारा देश बाहर के देश को दे रहा है, ये कोई जरूरत नहीं थी। तो ये किसको अच्छा मतलब दिखाना था? WHO को दिखाना था, यूनाइटेड नेशन को दिखाना था, बाकी कंट्रीज में हमारा नाम बढ़ाना था। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम थी, और अगर सच्ची बोल रहा हूँ कि
वो अगर इतना डोज हमारी कंट्रीज में मिला होता तो न ये किल्लत होती, न ये सेकंड वेव घातक बनता और न ही इतनी जान जाती। वो वैक्सीन शायद किसी लोगों की जान मतलब बचा सकती थी। फिर भी चलो ठीक है, ये जो परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में हम आज की तारीख में 3.3% में बैठे हैं, वो बहुत ही कम है। स्पुतनिक और जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो तो भी प्राइवेट है, उसने जो डोज का प्रोजेक्शन दिया है वो अगले 2 महीने तक इतनी मात्रा में नहीं देने वाले हैं। जाइडस कैडिला की जो हम बात करें उस मैक्सिमम 5 करोड़ डोज देने वाले हैं, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। 5 करोड़ तो सिर्फ गुजरात है, तो पूरे देश में कैसे पहुंचेंगे? जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक है जो कर रही है उसको कैसे बूस्टअप किया जाए, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पार्टनरशिप में उनको अपने को ऐसा हेल्प करना चाहिए कि वो बाहर की कंट्री में, हम जिस तरीके से बाहर की कंट्री को हेल्प कर रहे हैं उसी तरह हमारा डोज और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में बाहर की कंट्री से हमको हेल्प भी लेनी चाहिए। अगर यहाँ हेल्प लेते हैं, यहाँ हम WHO के पास जाते हैं और इसको बढ़ा के थर्ड वेव ही ना आए ऐसा कर दे, क्योंकि थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, मुझे लग रहा है नवरात्रि दिवाली के बीच में आएगा अकॉर्डिंग टू IMA, और तो वो नहीं आए और हमारा डोज बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम दूसरे देश के पास जाए ना। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसमें प्रोडक्शन का कैपेसिटी जो है उससे भी हमको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फाइनल बात कि हम जो सरकार सिर्फ वो ही 2 ही मंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री, बाकी सबके साथ हम बात नहीं कर रहे। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बढ़ाने के लिए इक्वल अलॉटमेंट, स्टेट को भी इक्वल अलॉटमेंट मिलना चाहिए। ये इक्वालिटी सबके सब स्टेट के लिए कॉमन होनी चाहिए। तो इक्वालिटी के लिए सर्वदलीय बैठक, आज तक कोरोना आने के बाद एक भी बार न ट्रीटमेंट में न बेड की अवेलेबिलिटी में कहीं पर भी सर्वदलीय बैठक या विपक्ष को साथ में नहीं बिठाया है कहीं पर भी। तो सब पक्षों को साथ में बिठा के सभी पॉलिटिकल पार्टीज का और टेक्नोलॉजी का और मेडिकल साइंस का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए वो सरकार को देखना पड़ेगा। इसको जल्द से जल्द बूस्टअप करे। ये तीसरी लहर आनी ही नहीं चाहिए, वो हम तो वो ओपिनियन में है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो देखना पड़ेगा। जी अल्पेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कम है, भले ही उन्होंने बोला कि हमारी रफ्तार काफी तेज है, जबकि हमारी रफ्तार जो होनी चाहिए उतनी तेज नहीं है, वो तो आंकड़े ही बताते हैं। आप सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। जी अल्पेश जी, यहाँ पर वो पहले बोल रहे थे कि हम काफ़ी तेज है आज की रफ्तार हमारी विकसित देशों से, और फिर उन्होंने ये बयान भी दिया कि कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष द्वारा या बाहरी जो पार्टी है उनके द्वारा जो अफवाहें फैलाई गई उसके कारण ये लोगों के अंदर शंका उत्पन्न हुई थी वैक्सीन को लेकर। आपका क्या कहना है इस बात पर? शिल्पा जी, आपने जो मैप लिखा है उसमें सबसे पहले किसका नाम है? आपने जो मैप दिखाया जी, उसमें सबसे पहले किसका नाम है आप बताएं। जी, इजराइल फिर सबसे आगे है, उसके बाद है काफ़ी कंट्रीज हैं हमारे से, यूनाइटेड स्टेट भी आ गया, इटली आ गया, जर्मनी, फ्रांस आ गया, ब्राज़ील आ गया, काफ़ी देश आ गए। हम लास्ट में हैं। जी, और चाइना कहाँ पर? जी, सेकंड फर्स्ट। जी, जी, मैं आपका इशारा समझ पा रही हूँ। जी, पॉपुलेशन की भी बात हुई, जी, मैंने पॉपुलेशन वाले देश की भी बात की और पॉपुलेशन कम वाले देश की भी बात की, जी, और यहाँ समझदार सारे लोग समझ चुके होंगे। जी, सबसे पहले
28 डेज के बाद दूसरा डोज लेना, ऐसा मोदी जी का फोटो वाला मेरे पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद 45 डेज हुए, इसके बाद 84 डेज हुए। अभी कई अच्छे डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इतना लंबा टाइमिंग 2 डोज का वैक्सीनेशन आने वाले दिनों के लिए खतरनाक है। नंबर दूसरा, अंधश्रद्धा और गलत मैसेज फैला रहे हैं। जलपा जी, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी धर्म में मानता हूँ। बूढ़े लोग कहते थे थाली थाली नहीं बजानी चाहिए, मोदी जी ने बजवाई, दिए जलवाए, ताली बजवाई। क्या ये किसी साइंटिस्ट ने कहा? क्या किसी डॉक्टर ने कहा? क्या WHO ने कहा? गरबे गवाए। ये अंधश्रद्धा इन्होंने ही फैलाई। इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ताली बजाए, दिए हैं, भाग जाएगा कोरोना। विपक्ष ने क्या वैक्सीनेशन का प्रचार हुआ, तब बीजेपी ने टेंट लगाए। ये इंजेक्शन के लिए बीजेपी अध्यक्ष 5-5 हजार खरीद कर टेंट लगाते हैं। ये पैसे कमलम दे रही है। क्या मोदी जी अपने घर से लेकर आए? क्या विजय रूपाणी जी ने अपना घर खरीद के लाए? ये भारत देश के टैक्सपेयर लोगों के पैसे हैं। और आज भी आप सुनिए, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? फ्री वैक्सीन। इंडिया में आज तक मुख्यमंत्री में जितनी भी वैक्सीन आज और आने वाले पूरा सभी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को फ्री दिए हैं जी। किसी ने पैसे नहीं दिए। और प्राइवेट अस्पताल में सर्विस चार्ज टिकट कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। अरे भाई साहब, आप कह दो ना, हर एक डॉक्टर, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है देश के नागरिकों को बताने की। अगर राजस्थान सरकार कहती है कि प्राइवेट अस्पताल का बिल सरकार देगी, तो केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, आप फ्री सर्विस दीजिए और मेरे भारत के एक नागरिक को बचाइए। हमें क्यों 4 से जाना पड़ा? जब साइंटिस्ट डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें 28 ज्यादा से ज्यादा 35 डेज में दूसरा डोज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमको दवाइयां अमेरिका को देते हैं। इन सारी चीजों को लेकर हमें एक्सेप्ट करना होगा कि सरकार दवाई और कड़ाई में फेल हुई है। ना लॉकडाउन का कोई मार्गदर्शन, ना लोगों की रोजगारी का कोई मार्गदर्शन। जलपा जी, गुजरात सरकार ने डिक्लेयर किया, मैं थोड़ा हिस्ट्री से बाहर जाता हूँ लेकिन सरकार की बात जी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप 50% फीस देगी। आज पूरी लड़ी है सिस्टम मंत्री में हाथ जोड़ रहे हैं, कॉलेज की फीस हाथ जोड़ रहे हैं। दवाई के बारे में प्राइवेट हॉस्पिटल कोई 1200 लेता है, कोई 1500 लेता है, और अहमदाबाद में तो पूरे यहाँ वैक्सीन का 1000 रुपया आज 10 दिन से लोगों को लूटा जा रहा है। मैं लूटा जा रहा है क्या? क्योंकि सरकार विफल है। और नितिन पटेल जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे शुरू हुआ। तो जब आरोग्य मंत्री को नहीं पता जी, तो किसने पता? जी, सरकार को जी, कोऑर्डिनेशन नहीं है जी, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं जी। कहता हूँ ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम विकासशील देशों की तरह नागरिकता को देखेंगे ना, विपक्ष में वो नहीं थे, तब वो ढोल लगा नहीं देते, तब वो नहीं देते। जी, जहाँ सरकार की विफलता होगी वहाँ विपक्ष आवाज उठाएगा, तो जिम्मेदारी है। और इसलिए हम आवाज उठाएंगे। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी ईशान जी। यहाँ पर ये भी मोदी जी ने प्रश्न उठाया था कि हमने फ्रंटलाइन वॉरियर से उन्हें पहले वैक्सीन मुहैया कराई, हमने जो किसी बीमारी से पीड़ित थे उन्हें पहले वैक्सीन मुहैया कराई। अगर ये नहीं होता तो दूसरी वेव में क्या होता? सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले,
उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? जी डॉक्टर ईशान जी, क्या कहना है आपका? देखिए, बाय प्रोफेशन मैं भी एक डॉक्टर हूँ और जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना में काम किया है तो हम लोगों को पता है कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पे हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स को देखे हैं, काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया है और पेशेंट्स के लिए हम लोग दिन रात अभी भी कटिबद्ध हैं। और उसमें ये जो डिसीजन था केंद्र का, उन्होंने भी खुद कहा कि उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके और कई दलों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बात करके पूरा एक कहीं से भी कोई भी अच्छा सुझाव आता है उससे लागू करना चाहिए। उसके क्रेडिट कोई एक पार्टी या कोई एक सरकार नहीं ले सकती, उसकी क्रेडिट यानी कि ये जरूरी है। आप किसी भी चीज को सबसे पहले डिफेंसिव सिस्टम को ही मजबूत करेंगे तो वही जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उनके लिए दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको ठीक करना, उनको वैक्सीनेटेड करना, उनको प्रिवेंट करना, ये अच्छी बात है। तो ये अच्छा सुझाव है और ये काम होना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि मैं कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था, उसी से ये पता चलता है कि हमारे देश में ऑक्सीजन प्लांट्स की भी कितनी सारी कमी थी। जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट की भी ज़रूरत थी, प्लांट लगवाने चाहिए, ये सब। हमारा देश कोरोना दूसरे देशों में तो बहुत पहले आ गया था। हमारे देश की नंबर 21 नंबर था। जिस तरीके से WHO की गाइडलाइन थी उसमें ऐसा लगेगा कि भारत का नंबर 21वां है कोरोना से सफ़र होने में। हमारे पास बहुत मौका था कि अपने आप को प्रिपेयर करने का, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट वेव में हम लोग सिर्फ कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दे पाए, हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में लोगों को प्रिपेयर करने की जगह पे, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करने की जगह पे जिस तरीके से वातावरण पूरा राजकीय हो गया, जिस तरीके से क्रेडिट लेने की गेम हो गई, उस चक्कर में लोगों को वैक्सीन नहीं मिला, चुनाव प्रचार के पीछे लोगों ने टाइम वेस्ट हुआ, जिसके कारण वैक्सीन एक साइड में रह गई, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां एक आगे रह गई, उसमें लोगों की जाने गई। आज गंगा में बह रही लाशों का भी जिस तरीके से कोई हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, जिस तरीके से लाशों के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, उसी से हमें पता चलता है कि वैक्सीन के बारे में और वैक्सीन की पॉलिसी के बारे में हम कितने पीछे हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये बात ये डैमेज कंट्रोल के तौर पे ही मैं तो उनको बोलूंगा कि उन्होंने ये डैमेज कंट्रोल करने की ही कोशिश की है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोरोना या तो उसकी वैक्सीन, दोनों में से खा जाएंगे। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पे जब बात हुई थी तब गाइडलाइन की भी बात आती है और जब तीसरी वेव की भी बात उठ रही है तो वैक्सीनेशन के साथ साथ ये भी बहुत मायने रखता है कि कर्फ्यू है या नहीं, या कड़े नियम है या नहीं, या कहीं पे जो थोड़ी बहुत उसमें छूटछाट दे दी गई है वो किस आधार पर दी गई है। सबसे पहले सुनते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था, उसके बाद मैं आपका उत्तर जानूंगी। सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके।
स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। यानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि राज्य सरकार ने जिस ओर से मांग की थी कि अगर हमें लॉकडाउन लगाना है तो क्या, यानी केंद्र सरकार ने कुछ बृहद गाइडलाइन जारी कर दी थी और उसके बाद राज्य सरकार पर वो निर्णय छोड़ दिया था कि उन्हें क्या करना है। यानी कहीं ना कहीं अगर तीसरी वेव आती है या कुछ आती है, यानी कि छूटछाट अगर दी तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। क्या कहना चाहूँगी? 25 मार्च 2020 जब से कोरोना का लॉकडाउन जो लगा, तब से एसओपी, गाइडलाइन, लॉकडाउन, ये में बहुत सारा फ्लक्चुएशन फ्लेक्सिबली आया। मतलब कभी पूरा कंट्रोल सेंटर ने अपने पास रखा। अपने को, हम सबको पता है कि पहला लॉकडाउन जो लगा, दूसरा लगा, फिर अनलॉक 1, अनलॉक 2, 3, 4, वो जो भी लगा था वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट लगा था। सेकंड वेव में पता नहीं क्या हुआ, मतलब सेंटर डर गया था। राज्यों की परिस्थिति का पूरा एनालिसिस उनके पास था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकोनॉमी वाइज, कि इकोनॉमिकली क्या डैमेज आता है, तो सेंटर को अकॉर्डिंगली गाइड करके फिर ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहता कि भी ऐसा कर दो। स्टेट अभी भी उन्होंने क्या बोला कि आरोग्य, संविधान में आरोग्य की जो प्रायोरिटी और प्राथमिकता राज्यों की व्यवस्था में है। संविधान में ये भी है कि पूरे देश की हेल्थ सिस्टम सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग में हो, क्योंकि और वो सेंटर का पार्ट होता है। वो राज्यों का संविधान पता नहीं कहाँ से आया। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी लेड जो स्टेट्स थे, उन्होंने सेंटर के गाइडलाइन का पालन किया, लॉकडाउन नहीं लगाया सबसे पहले। बाद में लगाना शुरू कर दिया जिस तरीके से यूपी में, लेकिन जब वो लॉकडाउन लगा, वो लॉकडाउन ना राज्यों की डिमांड थी ना सेंटर की डिमांड थी, वो पब्लिक की डिमांड बन चुकी थी कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगेगा तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन लगाते थे तो कंपल्सन से भी लोग बाहर निकलना बंद करते थे और स्प्रेड आउट कम हो जाता, वो संक्रमण कम दिखता था। इसीलिए वो राज्यों की नहीं, पब्लिक की डिमांड थी। अभी भी गुजरात में कोई नहीं लगा था, आप देख लो, पहले दिन से सिर्फ एक ही इफेक्टिव जो पॉलिसी लगा, सुबह 8 मतलब 6 से 3 बजे तक का जो लॉकडाउन लगाया गया, 3 बजे बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सब बंद रहता था, उसमें काफी सारा इफेक्ट आया। रात्रि कर्फ्यू मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई इतना इफेक्टिव हो जिससे संक्रमण घटता हो, मतलब जिससे उसमें रिडक्शन आता हो, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। तो लॉकडाउन हो या कोई भी हो, अगर हम इसको सेंट्रली ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर पूरा आपके पास ही रखो। आज की तारीख में काफी सारा पनिशमेंट, पेनल्टी, चाहे वो मास्क का हो, चाहे मतलब आज की तारीख में देख लो तो गाड़ी में सिंगल ड्राइवर को मास्क पहनना कंपलसरी है। वो किसका गाइडलाइन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, एमएचए का है। और उसके बारे में काफी टाइम में मतलब क्लैरिफिकेशन सब जगह से दिया गया है। वो आपने पुलिस कमिश्नर ने भी बोला है, वो अकॉर्डिंगली बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसा बोला है कि सिंगल ड्राइवर को भी मास्क पहनना जरूरी है। तो या तो फिर उसमें आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, या तो स्टेट को बोल दो कि नया एसओपी डिक्लेयर करे। और नए एसओपी के हिसाब से अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पेनल्टी, पनिशमेंट भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि काफी सारी जगह क्या होता है, जब आप खोल के बैठते हो तो कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं, 5000 का दंड, 5000 की पनिशमेंट, वो कौन से बेसिस पे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो या तो एक स्टैंडर्ड एक एसओपी बनाओ, उसका एक मेन्यू कार्ड भी बना दो। अभी तो ये कोरोना रहने वाला है, 100% गया नहीं है, तो एक मेन्यू बना के एक नई एसओपी स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करे, क्योंकि कर्फ्यू से भी काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम सेकंड वेव से बाहर आ चुके हैं। आज की तारीख में बहुत ही अच्छी बात है, कोरोना का केस 1000 के अंदर, 500 के अंदर आने शुरू हो चुके हैं। जहां पर हम दिसंबर जनवरी में बैठे थे वो स्टेज पे हम वापस आ चुके हैं। लेकिन इसको ऐसे ही मेंटेन करने के लिए, वो कंटिन्यूटी रहने के लिए काफी सारी एसओपी में बदलाव जरूरी है। आज की तारीख में काफी बिजनेस ऐसे हैं जो शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं, काफी बिजनेस ऐसे जो चलते ही है। सेकंड वेव आया, फर्स्ट वेव आया, काफी सारा मतलब कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट था, फिर भी वो बिजनेस शुरू ही था। तो अकॉर्डिंगली इसमें काफी सारे बायस बिहेवियर है, वो बायस बिहेवियर से बाहर आना पड़ेगा। लोगों की अगर अपने को चिंता करनी है, हमने लोगों की चिंता करके लॉकडाउन नहीं लगाया कि छोटे रोजगार बंद हो जाते हैं, तो छोटे रोजगार की चिंता करते हो तो उनकी मेडिकल की भी चिंता करो कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गैप है। वो सब काफी सारा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काफी सारा कैच है। एक स्टैंडर्ड एसओपी हम सब भी वेट कर रहे हैं कि स्टेट अभी ऐसा एसओपी लाए कि जिससे जनजीवन वापिस ट्रैक पे आए, इकोनॉमी भी ट्रैक पे आए और कोरोना भी कंट्रोल हो। जी शैलेश जी, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो वैक्सीनेशन की रफ्तार उनको अब तेज करनी है, वो 21 जून से करेंगे। पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। संयोग है
कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी शैलेश जी 21 जून यानी योग दिवस, यानी ये कुछ मुहूर्त निकाला था या क्या, कुछ समझ में नहीं आया 21 जून का लॉजिक। 21 जून का लॉजिक ऐसा है कि जो योग दिवस है, योग दिन है, वो भी हेल्थ के रिलेटेड है और सभी राज्यों को अभी वैक्सीन मिलेगी। और पहले कोई बोल रहा था कि मुफ्त तो पहले से दे रहे हैं, मगर राज्यों को कहाँ मुफ्त दे रहे थे, लोगों को मुफ्त देना पहले से ही है कि वैक्सीनेशन कराने जो लोग जाते हैं उसको मुफ्त है ही। मगर केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी जाहिरात की है, ऐसे अब 21 जून से सभी राज्यों को भी मुफ्त वैक्सीन मिलेगी और सभी राज्य जो है वो लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे। और मैं तो पर ये 2 हफ्ते में कुछ नया तो नहीं हो जाएगा ना शैलेश जी? गुजरात, हाँ 21 जून आने में अभी 2 हफ्ते का जब समय है, तब कुछ और तो नहीं घटित हो जाएगा, फिर 21 जून को कुछ और सामने आ जाए। ये इतना 136 करोड़ जो आबादी वाला देश है, कंट्री है, ये छोटा कंट्री तो नहीं है। इसमें यूनिफॉर्मली जब देना हो तो कुछ समय, कुछ टाइम तो चाहिए, इसीलिए ये 21 जून रखा है, यानी कि 2 सप्ताह के बाद। जी, यानी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी काफी मंद है, अगर उसे तेज करनी है तो कम से कम 2 हफ्ते का समय चाहिएगा। फिर भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई और केसेस कम हुआ। सभी राज्यों के साथ गुजरात भी खड़ा है बिना लॉकडाउन लगाए। लॉकडाउन नहीं लगाया था, फिर भी गुजरात सरकार ने, विजय भाई रूपाणी की संवेदनशील सरकार ने ऐसा काम किया कि वो जो हिमाचल में लॉकडाउन लगा था, बिहार में लॉकडाउन लगा था, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी में लॉकडाउन लगा था और केसेस कम हुए। और गुजरात यहाँ पर तो जी हमने तो यहाँ पे टेस्ट ही कम कर दिया सर। शैलेश भाई, हमने तो यहाँ पे टेस्ट की संख्या ही कम कर दी थी, फिर तो आंकड़े कम हो गए ही ना। सभी राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिलेगी। और ये जो कुल मिला के सब बात जो नरेंद्र भाई और इंडिया की सरकार कहना चाहती है वो ये है कि सभी को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले और वो जल्दी से जल्दी हो और सभी लोग स्वस्थ हो। मानव पर बोलने से क्या होता है शैलेश जी, हम काफी पीछे हैं, बहुत मेहनत लगती है और ह्यूमन रिसोर्स की कमी थोड़ी ना है इंडिया के पास। जी लेकिन शैलेश जी, अगर हम 3.3% में है फुली वैक्सीनेटेड, तो आप जो बोल रहे हो कि ये 2 हफ्ते का समय और जाएगा, और फिर मोदी जी भी बोल रहे हैं, यहाँ पर रूपाणी जी बोल रहे हैं तीसरी वेव आएगी, तो कब करेंगे हम वैक्सीनेशन? 2 हफ्ता जो फ्री में वैक्सीन स्टेट को देनी है वो है, बाकी अभी वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, मुफ्त में लोगों को वैक्सीनेशन तो मिल ही रहा है। अब 2 हफ्ते के बाद सभी राज्यों को यानी कि स्टेट को भी मुफ्त मिलेगा। पहले 75% केंद्र दे रहा था और 25% राज्य का हिस्सा था, वो नहीं, अब पूरी फ्री में स्टेट को देंगे, बाद में स्टेट भी लोगों को फ्री देंगे। ऐसा है, इसमें जो सभी राज्यों में अभी वैक्सीनेशन चल ही रहा है। वैक्सीनेशन के तो हम चुनाव में जी, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है, स्लॉट तो मिल नहीं रहे हैं शैलेश जी, टोकन सिस्टम भी पता नहीं कहां से आ गया है। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, पर लोग को तो बोल रहे हैं उनको तो वैक्सीनेशन अभी उनका हो नहीं रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ताकि लोग तंग आकर वो 1000 रुपए वाली वैक्सीन लेने जाए। अपोजिशन वाले जो है ना, वो अपोजिशन वाले जो है वो देखते कुछ है और है और कहते कुछ। जी, आपने अपोजिशन का नाम लिया है, आप लोग भी कुछ बताना चाहते हैं? जी, मैं आपकी ओर भी आऊंगी सर। जो कोई केंद्र सरकार हो या गुजरात सरकार हो अच्छा काम करती है तो उसका कहीं तारीफ भी करनी चाहिए। जो गलती है तो गलती हम मानते हैं, काम करते हैं उससे गलती होती है। जी, पर आंकड़े
तो सच बता दिया करो। मौत के आंकड़े तो आपने बताए नहीं, कम से कम वैक्सीनेशन के तो सही बता दिए होते। जी अल्पेश जी। जनपा जी, मैं बोलूंगा तो ये विपक्ष करेंगे जी। आप जरा इनको मोदी जी का 1 महीने पहला का एक स्टेटमेंट 18 से 45 साल के लोगों के लिए डिक्लेयर किया हुआ डेट और पहला डिक्लेरेशन भी शैलेश जी को बता दो, उसका क्या हुआ? जब मोदी जी ने फिर एक बार आकर मन की बात की, जितना भी शैलेश जी उसका क्या हुआ? उन सभी को प्लस वाले आपको देखा प्रावधान किया है और सभी जब मोदी, अरे आपने तो डंडे मार कर लॉकडाउन किया है, आपने तो डंडे लगा कर लॉकडाउन किया है, बाहर निकल कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया गाइडलाइन हो सरकार की, वैक्सीनेशन हो केंद्र सरकार का, देख लेते हैं हम। आपने तो संविधान का फुल सर्कल लॉकडाउन किया है, आप कौन सा लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? आपने लोगों को मारा है, आपने लोगों को मारा है। शैलेश जी, गंगा में अगर लाशें बह रही है, हम आपकी तारीफ करें क्या? कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई मर रहा है, कोई वैक्सीन के बगैर मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर, ये आप किस तरीके से ये असंवेदनशील सरकार की बातें कर रहे हैं आप लोग? हमें चश्मे पहने हुए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो लोगों की लाशों के ऊपर अंधे बनकर बैठे हैं, उसका क्या है? आपकी मूर्खता की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जीरो हो गई। आपने थाली बनवाई, आपने ताली बनवाई, आपने दिए बनवाए, आपने आपने लोगों को घूमे दिया, गाड़ी बढ़ाकर लोगों को बिना मृत्यु किया। आपने आपकी मूर्खता की वजह से आज पूरे विश्व में। अरे शैलेश जी, आप बार बार क्या गुजरात सरकार की बात कर रहे हो? हमने भी यहाँ पर क्या थी सिचुएशन वो देखी है। अस्पताल के बाहर मरीज जो है वो दम तोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिक्र रहती है कि लाल चादर पे से फोटो खिंचवाने का ना रह जाए, इसीलिए वेट करो इनॉग्रेशन की। वो दृश्य हमने भी देखे। आप गुजरात सरकार पर मत आइए, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जो बोला वही हम यहाँ पर चर्चा का विषय लिया था, और मुद्दा यही है कि हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम आगे हैं। हमें ये देखना है कि सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड हमारे देश के लोग 3.3% ही है। ये हमें देखकर आगे बढ़ना है कि हमें कितनी जरूरत है और तेज भागने की। आप सभी इस चर्चा में जी, वैक्सीनेशन अच्छे से हो वो बहुत ही अच्छा होगा। फुल्ली वैक्सीनेटेड है, प्रॉब्लम 3.3 नहीं, ज्यादा होना चाहिए आंकड़े के हिसाब से। देश के 18+ जो लोग हैं वो सभी का वैक्सीनेशन होगा और कोरोना हारेगा। और हमारे वो डेट आपने कब से डिक्लेयर की थी? मोदी जी चिल्ला कर डेट आपके पास वैक्सीनेशन ठीक है, कोरोना को हराना है, हम काफी दिनों से सुन रहे हैं। अब सही में हरा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव है शैलेश जी, आप सभी का शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो दंगल देश का में आज का मुद्दा हमने ये लिखा था कि टीके पर टिक गए मोदी जी, यानी कहीं ना कहीं जो उनके सरकार का डैमेज हो रहा था वो कंट्रोल करने के लिए मोदी जी आ गए। उन्होंने बात की मुफ्त वैक्सीन की। अब प्रश्न होता है कि अगर मुफ्त वैक्सीन जो है वो सरकार की ही जिम्मेदारी है, तो इसमें इतने प्रचार की क्या आवश्यकता थी? और ये बीच में जो अस्पताल द्वारा, प्राइवेट अस्पताल द्वारा पैसे जो लिए जा रहे थे, वो किस चीज के लिए जा रहे थे? फिर उन्होंने भी कहा कि मध्यम वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, उन सभी को हम मुफ्त में देंगे, सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन है। और फिर वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन अगर किसी को मुफ्त में नहीं लेनी है तो उसके लिए अलग से सुविधा करके रखिए। अरे सुविधा सबसे पहले आप उन लोगों की कीजिए जो गरीब है, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें कितना भी कोरोना हो उन्हें कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और सभी एक समान होने चाहिए, जिसे जरूरत नहीं है उससे क्या मतलब है। और परसेंटेज सिर्फ 3.3% फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो हम कैसे अभी प्राइवेट अस्पताल को 25% दे सकते हैं? कोरोना महामारी, जिसे महामारी विश्व ने घोषित किया है, तब कहां से आया ये प्रावधान? प्राइवेट अस्पतालों को क्यों बीच में लाया जा रहा है? आप वो 25%, जब अभी वैक्सीनेशन की गति इतनी मंद चल रही है, तब आप कैसे घोषित कर सकते हो? आंकड़े तो हम सभी जानते हैं,
और पूरी वर्ल्ड जानता है कि हम अभी कितने में नंबर पर है। हमें ध्यान देना होगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को हम कैसे बढ़ाएं। अब जब घोषणा कर दी गई है मुफ्त वैक्सीन की, तो आगे सरकार को ये भी बोलना होगा कि उनका मास्टर प्लान क्या है, कैसे वो राज्य सरकार को देंगे और सभी राज्य सरकार के हिस्से में बराबर आएगा, या फिर से जहां पर विपक्ष की, यानी कि अभी जो विपक्ष में है केंद्र में, यानी कि कांग्रेस है, कहीं पर आम आदमी पार्टी है, कहीं पर और की कोई पार्टी है, उनकी ओर से फिर वो ना कहा जाए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।